हेलो स्टूडेंट्स, चलो बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज हम टॉपिक के जरिए से मोशन इन वन डायमेंशन, भाई दुनिया में कुछ और ना है सही, इमोशन नहीं तो कम से कम मोशन को तो समझ लेते हैं। ओके, और इसके साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मोशन का पूरा पार्ट, बच्चों को बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स के अंदर दिक्कत है कि काइनेमेटिक्स बोला तो बोले सर, बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं सर काइनेमेटिक्स छोड़ देते हम, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेंगे बाकी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत आसान से लैंग्वेज में मैं एक चैप्टर, एक ही वीडियो के अंदर पूरा मोशन आज कवर करके लेंगे, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर वो सारा इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो आप लोग सभी डटे रहो, पेन नोटबुक सब साथ में ले लो, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, बढ़िया से पानी वानी पी लो, बढ़िया साथ में लेकर आ जाओ। बीच में उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जैसे एक साथ में कंसिस्टेंटली चीज करोगे एकदम परफेक्ट दिमाग के अंदर बैठोगे। मैं बार बार बोलता हूं भाई, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज है। कंसिस्टेंस तुम रहोगे तभी कोई चीज हासिल कर सकोगे। हमारा एम्बिशन छोटा मोटा एम्बिशन नहीं है, बहुत बड़ी कंपटीशन है, और कॉम्पिटिटिव को क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी। दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं कितना भी डेडिकेटेड हूं, मेरा काम नहीं होगा। ध्यान में रखना, दो चीजें गार्ड बांधकर रखो जिंदगी के अंदर। अगर हमारे एम्बिशन को फॉलो करना है, हमें एम्बिशन को अगर हासिल करना है, तो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें जरूरी है। हार्ड वर्कर कितने भी हो आप, तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कंसिस्टेंटली काम नहीं करोगे। वरना ऐसे हो रहा कि अभी बैठे हैं सर, हाँ ठीक है चलो हम मोशन बोल रहे हो, आप चलो ठीक है मोशन लेकर बैठ रहे, मोशन पढ़ना शुरू किया, 5 मिनट बाद प्यास लग गई, सर अभी प्यास लग रही, जाकर पानी पीकर आते हैं। वीडियो को पॉज किया, पानी पीकर आया, एक दूसरे से गप्पे लड़ा लिए, उसके बाद में आकर 5 मिनट आगे से चलो देखना शुरू किया। उसमें क्या होता है कि जो लिंक जुड़ी होती है वो टूट जाती है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से समझकर और जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसको नोट करके सारी चीजों को अच्छे से कर लिए, तो मैं यकीन से बताता हूं आपको कि ऑब्वियसली आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बातें समझ में आए तो लास्ट में हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं मोशन के साथ में। सबसे पहली चीज, मोशन होता क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो किसे कहते हैं मोशन? हम मोशन किसको बोलेंगे? बहुत आसान सा है। मोशन, सर मालूम तो है मैं मोशन क्या है, लेकिन भाई मोशन मालूम है तुझे, लेकिन मोशन को डिफाइन भी करते आना जरूरी है। कोई पूछ लिया घर वाले, हाँ तूने पढ़ा क्या, चल बता फिर मोशन क्या है। मोशन, वो मोशन होता है ना हमारा, वो बाइक जा रही है, अरे अबे हाँ तो बताते तो आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें पता है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात बताता हूं, ऑब्वियसली हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। हमें पता है सेंटर ऑफ मास होता है, हमारे बॉडी को पता है। साइकिल चलाते हो आप, सेंटर ऑफ मास अटेंड करती है बॉडी, इसीलिए जो है आप बैलेंस रह रहे हो, ठीक है। तो फिर सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ोगे, लेकिन हम यहां पे हमारे बॉडी को भले ही पता है सेंटर ऑफ मास होता क्या है, लेकिन उसकी ब्रीफली स्टडी कर कर हम लोग जो है ये जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, कैसे होता है। सर उसकी क्या जरूरत, बॉडी तो समझ रही है ना। उसकी जरूरत यह है कि हम अगर मॉडर्न लाइफ के अंदर जीना चाह रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हम मशीन्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमें जरूरी है सेंटर ऑफ मास को समझना। क्योंकि फिजिक्स हम ओरिएंटेशन है मॉडर्नाइजेशन से, फिजिक्स ओरिएंटेशन है हमारा आधुनिक तकनीक से और इंप्रोवाइजेशन से। मोबाइल फोन, करेक्ट। तो इसके अंदर जो यूज हो रहे हैं हमारे टेक्निक्स, ये तो सभी को मालूम है। अभी भी मोबाइल लेकर बैठे हो तुम लोग, करेक्ट। हमें पता है मोबाइल क्या है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहीं पे स्टक हो जाओगे। और अगर प्रीवियस वाले लोगों ने अगर इस चीजों को नहीं जाना होता, तो वो भी आज वो सारी चीजें कर रहे होते जो पहले कर रहे थे ना। आज भी अगर हम लोगों को मैसेज कहीं सेंड करना होता तो कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने उस चीजों को नहीं जाना था, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो हम सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो हम लोग उससे रोबोटिक्स नहीं बना पाए थे।
तो हम लोग जो है सारी चीजें नहीं कर पाते हैं जब तक उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिजिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। ओके, तो डटे रहो। सबसे पहले मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो। मोशन किसे कहते हैं? इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time in given frame of reference, in given frame of reference। अगर टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। सर यहां पे एक रेफरेंस वर्ड यूज हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस वर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए हम मोशन में होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेन में ट्रैवल करें, चलो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं बढ़िया सा, और मेरे साथ में विवेक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना विवेक? हाँ, जो भी है बैठा हुआ, ठीक है। तो हम दोनों अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम मोशन में है नहीं, हम लोग तो आपस में बातें करेंगे बढ़िया, क्या विवेक कैसे, हाँ A to Z, है ना। तो उस टाइम में विवेक और मैं एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर कोई शांतनु बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए हम दोनों मोशन में है। अगर हमारी ट्रेन मूविंग है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। तो यहां पे डिफरेंट होता है रेफरेंस, कि भाई किसको हम रेफर कर रहे हैं, कौन से पॉइंट के साथ में हम मोशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए टाइम के साथ पोजीशन चेंज होना चाहिए, और उस रेफरेंस से तब हम ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि मोशन में है। और अगर हम शांतनु को देखेंगे बाहर तो हम नहीं बोलेंगे कि हम मोशन में, हम बोलेंगे शांतनु मोशन में। देखो बचपन में आप, अभी तो बड़े हो गए, अब तो हमारा सेंस काम करता है, नहीं हम मूव हो रहे। बचपन में अगर देखोगे आप, बाहर देखते थे तो दिखते ना आपको ऐसे पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं ट्रेन में से। हाँ, वो इसीलिए होता था क्योंकि हमको ऐसे लगता था मूव हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है अर्थ ईस्ट से निकलती है, सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है, मोशन परफॉर्म कर रहा है सन? नहीं कर रहा है, हमें पता है अभी। लेकिन बचपन में देखने वाला तो यही देखेगा कि ईस्ट से निकल रहा था, वेस्ट में गया, मतलब सन मूव कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में सन मूव नहीं कर रहा, बल्कि अर्थ मूव कर रही है। हमें सिर्फ ऐसा विजुलाइज हो रहा है कि सन मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा अर्थ लिया है, इसलिए हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं। रेफरेंस अर्थ है, इसलिए हमें अर्थ के बाहर की चीजें मूव होते हुए नजर आ रही है, हम रेस्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि अर्थ मूव हो रही है किसके अराउंड में? सन के अराउंड में। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना कि रेफरेंस इज द इंपॉर्टेंट थिंग देयर। इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोशन हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे ही हम रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। बात पल्ले पड़ी? बहुत आसान सी बात है, गार्ड बांध के रखना जरूरी है बट ओके। चलो अभी बात कर रहे हैं हम, जब मोशन परफॉर्म हो रहा है, जब मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, तो मोशन परफॉर्म करते टाइम में एक बात तो कंफर्म है, वो डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा तो है नहीं यहां पे मोशन परफॉर्म कर रहा है सर वैसा क्या वैसा नहीं, इट विल चेंज इट्स पोजीशन। तो पोजीशन चेंज करते टाइम में यहां पे कंसेप्ट आता है एक डिस्टेंस का। सर होता क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस होता क्या है समझ लो उसको। डिस्टेंस, दो रिलेटिव कंसेप्ट यहां पे, एक डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसको क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को। किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ले, शॉर्टकट लेते ना रे अपन, है ना, जैसे लॉन्ग ऐसे ड्राइव से जाने का है तो अपन क्या करते? शॉर्ट लेते। बहुत लंबा सफर है तो अपन क्या करते? शॉर्टकट लेते। कच्चे रास्ते से जाते हैं, करेक्ट, जल्दी पहुंचना होता है तो इस तरीके से अपन क्या लेते? शॉर्टकट लेते। फिजिक्स भी शॉर्टेस्ट पाथ को बहुत पसंद करता है।
डायरेक्शन को बहुत पसंद करता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से हमें हर जगह पे वेक्टर एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। ओके, दैट वी विल सी, बट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को कहते हैं। ओके, या ये नोट कर लिया है? पॉज करके वीडियो को फटाफट नोट कर लो, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, कर लिया है, वेरी गुड, बढ़िया सा। अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट अपन डिस्टेंस के। तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं, उसको कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी देखो, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, उसको समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, यहां से निकला है, फॉर एग्जाम्पल यहां से निकल रहा है नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिन है, यहां से निकल रहा है कोई बंदा। अब यहां से निकलने के बाद में ये यहां पे गया सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है, यहां पे 4 किलोमीटर इधर गया है, फिर यहां से वो बंदा राइट टर्न लिया और इधर 3 किलोमीटर गया है, तो यहां जाकर पहुंच गया, से ये पॉइंट ए पे गया, पहले बी पे गया। तो यहां पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस हमारा कितना होगा? डिस्टेंस होगा 4 + 3 सर 7, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के ऐसा यूनिट ध्यान में रखो, इज मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ये ध्यान में, दिमाग में बिठा कर रखो। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन मीटर, दोनों के भी यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? मीटर होते हैं, इसलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के यूनिट क्या है? मीटर है, तो इसलिए मेरा आंसर यहां पे आ गया। लेकिन यहां पे किलोमीटर दिख रहा है, तो ये जो बड़ा यूनिट है, अदर यूनिट्स यूनिट एंड सिस्टम में देखे थे अपने किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर। ओके, तो अभी फिलहाल यहां पे किलोमीटर में दिया है, तो हम इसको 7 किलोमीटर लेंगे। ओके, अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। मैं ऐसे ना जाते हुए फिजिक्स बोलेगा भाई तू डायरेक्ट जा, मुझे क्या लेना देना, कैसे भी जाओ, मैं तो डिस्प्लेसमेंट काउंट करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ओबी, ये मेरा क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा? अब हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि नॉर्थ में जा रहा था, फिर राइट टर्न लिया, तो यहां पे 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। ओके, अब ये 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल तैयार होने के बाद में मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, जिसमें हम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम। तो OA कितना है हमारा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हो गया 25, ये हो गया OB स्क्वायर। अब मुझे जब OB चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 5 किलोमीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखो। लेकिन हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमें शॉर्टेस्ट नहीं, एक्चुअल पाथ लेंथ, भाई वो कैसे ट्रैवल किया, इसमें लिया ना हमने, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये टोटल पाथ लेंथ जो हो गया वो हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये शॉर्टकट जो लिया है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया अच्छे से? बढ़िया है, इसको नोट कर लिए फटाफट। चलो मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। हाँ, पॉज करके आप लोग नोट कर लोगे उसको, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है सर स्पीड। बेटा स्पीड को देखने से पहले मैं एक बात आपको बोलना पसंद करूंगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। पहले ये कंसेप्ट देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते किसे हैं? यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then object said to be in
यूनिफॉर्म मोशन, तब हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। बेटा ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बहुत बार कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है, सर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एक्चुअली थ्योरेटिकल में तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है तो बच्चों को पता ही नहीं होता यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस क्या है। फिर इसीलिए क्या होते हैं, यूनिफॉर्म के फॉर्मूले नॉन यूनिफॉर्म में लगाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के फॉर्मूले यूनिफॉर्म में लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान दो अच्छे से। ओके, तो हमारा है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन 5 बजे निकली सुबह, कितने बजे, 5 बजे, तो 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी उसने, ये हमारा टाइम है। अब 5:10 पर अपन ने ऑडोमीटर को देखा। ऑडोमीटर किसे कहते हैं, ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। तो उसने देखा कि भाई 10 किलोमीटर कवर किए हैं। 5:20 पर अपन ने ऑडोमीटर को देखे, उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बता दिया। 5:30 पर देखे, उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बता दिया। मतलब हर 10 मिनट के अंदर, हर 10 मिनट में ये डेल टी इसका क्या होगा, 10 मिनट, इसका डेल टी मतलब दोनों के बीच का टाइम के अंदर चेंज, ये भी 10 मिनट हो गया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का टाइम 10 मिनट्स, तीनों का 10-10 मिनट्स का टाइम, मतलब टाइम इंटरवल 10-10 मिनट का है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो, 0 से 10 के बीच में कितने किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर। 20 से 10 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर। 20 से 30 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर। मतलब इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, अब हमारे पास में वो क्वांटिटी डिफाइन करने का टाइम आ गया, दैट इज नथिंग बट द स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इसलिए हमारा फॉर्मूला स्पीड का हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। बेटा ध्यान दो, डिस्टेंस इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया। इसीलिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, मैं इसीलिए बोला कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम अप्लीकेबल करेंगे। स्पीड निकालने के लिए बोला है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो ये बात गांठ बांध कर दिमाग के अंदर बिठा के रखो। ओके चलो अभी देखो, ऐसा यूनिट क्या होगा उसका, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। लेकिन और भी यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या, और अदर यूनिट कौन सा यूज होता है ज्यादातर, जनरली कौन सा यूनिट करते हैं, हमें पता है बाइक के अंदर क्या दिखता है बेटा, स्पीडोमीटर में किलोमीटर पर आवर। अदर यूज्ड यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, और जो यूनिट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, इसके इंटर कन्वर्जन हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभार कुछ इसमें मीटर पर सेकंड दिया होगा, किलोमीटर पर आवर के अंदर में बात की होंगी, या फिर कुछ इसके अंदर किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, मीटर पर सेकंड में हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। उससे पहले वीडियो को पॉज करके फटाफट ये नोट कर लो पॉइंट्स। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर देखो, सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट किलोमीटर पर आवर अगर गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5/18, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर मुझे मीटर पर सेकंड में गिवन है और उससे मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में गिवन है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं मल्टीप्लाइड करूंगा 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से। पॉइंट ध्यान में रखो, मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से,
और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड। हमें बोला है कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक कार ट्रैवल कर रही है, चल रही है बेचारी, और हम लोगों को पता करना है कि 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सर हम लोगों ने फॉर्मूला तो देखा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पे मुझे अगर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करूं तो डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन बात एक ध्यान रखो बेटा, बेटा यहां पे 90 किलोमीटर पर आवर है, यहां पे यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, यहां पे यूनिट क्या है, सेकंड है। मतलब किलोमीटर पर आवर ये अदर सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, उसमें आर आ गया, ओके, और सेकंड ये हमारा एसआई यूनिट सिस्टम में है। तो ये दोनों के क्वांटिटीज मैच नहीं होंगे, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हमारी जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम 90 मल्टीप्लाइड बाय क्या लेंगे, 5/18 ले लेंगे। 18 1 जा 18, 18 कितना होता, 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड मिल गई। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आप यूज कर सकते हो। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 25 है, टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है। लास्ट का जीरो एज इट इज लिखते हैं, 5 5 25, कैरी 2 हो गया, 5 2 10 प्लस 2 12, और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप सो समझ में आया है कि किस तरीके से हम लोगों को इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, समझ में आया, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो इसको नोट कर लो, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, मैं तब तक नेक्स्ट स्टेज पे जाता हूं बढ़िया से। अभी हम देखेंगे अगर सेम चीज में अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्वेल नेचर परफॉर्म कर रहा है। सर ड्वेल नेचर क्या, रेडिएशन, रेडिएशन का ड्वेल नेचर, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक कोई u स्पीड से गया है, इसकी v1 क्या लिया हमने, u लिए, और फिर यहां से ये हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस है, और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस अगर ये स्पीड v2 से कवर कर रहा है, v2 इज इक्वल टू, इसको मैं x ले लेता हूं ताकि समझने में आसान जाएगा, फाइंड आउट करना है। तो टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब पहले इसकी स्पीड और दूसरे इसकी स्पीड। तो 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या लोगे बेटा हम 60, y, y मतलब आप लोगे 40, अपॉन x प्लस वाई मतलब 60 प्लस 40। सो देखो 2 इंटू 6 4 द 24 होता है 2400, और 60 प्लस 40 होता है 100, 00 कट, 24 2 जा कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। और इन जनरल बच्चे क्या करते हैं, बढ़िया सा 60 प्लस 40 सर 100 अपॉन 2 50 होगी एवरेज, ऐसी निकालते ना। नहीं, स्पीड को हम एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। जैसे दो मासेस है उनका एवरेज लेना सीखे हम लोग, मीन के अंदर मैथ्स में सीखे हो, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि वहां पे होगा, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का एवरेज आप डायरेक्टली ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करके मीन ले सकते हो। लेकिन स्पीड आपके फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसमें ऐसे नहीं कर सकते। आपको करना है तो इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करो पहले, या फिर टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद में आपको एवरेज स्पीड मिलेंगे। क्योंकि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी को डायरेक्ट आप ऐड करके मीन नहीं ले सकते, बात गार्ड मानकर रख लेंगे। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है समझ में आया होगा, आई होप सो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख लोगे आप, सॉल्व कर लोगे फटाफट से। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं।
यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से हुआ ये आपके समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे लेने के देखते हैं, ले सकते हैं। ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन counted 40 electric poles in 1 minute. Then he came to know that each pole is separated by 30 meter apart. Find speed of a train. चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकाल लो। निकाल लिया होगा बढ़िया से, कमेंट में डाल दो क्या क्या आंसर आया किसी का, जल्दी जल्दी फटाफट डाल दो कमेंट में। ओके, अब देखते हैं इसका क्या हो रहा है। बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत ही सादा सिंपल सा नजर आ रहा है, ओके, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इलेक्ट्रिक पोल मतलब क्या है? अबे पोल नहीं देखा क्या इलेक्ट्रिक का? हाँ, ट्रेन जाती है तो ट्रेन से ट्रैवल तो किया होगा ना कभी, हाँ, तो उसमें पोल होते हैं खड़े हुए, या फिर नहीं भी किया है तो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं बेटा घर के पास में। तो पोल है हमारे ऐसे 40 पोल है, 1 2 3 4 5 ऐसे 40 पोल है। हर एक के बीच का डिस्टेंस है 30 30, ये भी 30, ये भी 30। तो 40 पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर? 1200। आंसर आ गया बढ़िया सर। अबे नहीं, 1200 होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे बताओ ये 2 पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30। ये 3 पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60। ये 4 पोल के बीच का कितना है? 120, सॉरी 90। तो मतलब इससे ये पता चल रहा कि 4 पोल के बीच का डिस्टेंस 90। आपने क्या किया? 30 इंटू डायरेक्ट 40 नहीं कर सकते, क्योंकि हम फर्स्ट जब स्टार्ट कर रही है ट्रेन यहां से, ये बंदा यहां पे बैठा हुआ है, तो ये अभी स्टार्ट किया है टाइम के साथ में, तो इसलिए फर्स्ट पोल का डिस्टेंस हम मेजर नहीं करेंगे। इसीलिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 40 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना है एक एक इसमें डिस्टेंस? 30। सो 39 मल्टीप्लाइड बाय 30 ऐसे आपको लेना पड़ेगा। सो इट विल बी 3 9 27 कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 11 0 मीटर, इतना डिस्टेंस हो गया। चलो अभी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 1170, टाइम आपका 60 सेकंड। बेटा मिनट है तो सेकंड में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर ऐसा यूनिट है। लास्ट के 0 0 हो गए कैंसल। 3 2 6, 3 3 9, 3 9 27, सो 39 अपॉन 2, मतलब 2 1 2, 2 6 18.3 डॉट डॉट बार आपका आ रहा है 33 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड हो जाएंगी ट्रेन की। तो अच्छे से समझ में आया बेटा? तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन आपका डिराइव होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन नहीं आया होगा तो इसको नोट कर लो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, equal interval of time, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने टाइम लिया कि भाई सुबह 12 बजे अपन यहां से निकले AM, और डिस्टेंस पहले इसमें उसने यहाँ पे 0 किलोमीटर था। 12 बज के 10 मिनट पे उसने 10 किलोमीटर दिख रहा है ऑडोमीटर हमारा।
12:20 पे 25 किलोमीटर दिखा रहा है ऑडोमीटर। 12:30 पे 45 किलोमीटर दिखा रहा है ऑडोमीटर। इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसलिए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला है किसका है? एक्सेलरेशन का है। बेटा यहां पे a फॉर एक्सेलरेशन, a मतलब क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन। v मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी, u मतलब आपका होगा इनिशियल वेलोसिटी, और t मतलब आपका है टाइम। t मतलब क्या आपका? टाइम है। ओके, तो ये हमारा एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, तो अभी न्यूटन ने इसी को एलैबोरेट करके जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी से मिला है बेटा, t को इधर लेकर आ गए, v को u को इधर लेकर आ गए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, उससे पहले एक्सेलरेशन, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। यहां पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जैसे यहां पे मेंशन है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन पता है, s मतलब डिस्टेंस। s मतलब क्या होगा? डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। 2n-1 ये है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एसेंथ क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। एसेंथ मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन कवर्ड एट पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम कहते हैं एसेंथ कहते हैं। n मतलब होता है टाइम। यहां पे n क्या लेते हैं बेटा? टाइम। a मतलब एक्सेलरेशन पता है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये भी पता है हम लोगों को। क्लियर है? तो ये न्यूटन के 4 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें दिए हुए हैं वो आपके हैं। क्लियर है बेटा?